Hello everyone. So I hope you remember कि we were discussing shooting method for solving second order differential equation. So I will today discuss the program and implementation of that shooting method for solving second order differential equation. So the theory part was already discussed in our previous class, but just for a quick overview, let me um, have a recapitulation of what was it. Just okay, I think yeah, a quick idea. So Euler method we already discussed. Hume's method we already had discussed in the previous class. Now how to actually solve second order differential equation, ये हम डिस्कस करने जा रहे थे, ठीक है. So for second order differential equation, we were discussing the boundary value problem, means where the function is given at 2 points, ya and yb, two different values of x. It would have been an initial value problem had we given the value of the function and its derivative at a single point. So वो initial value problem होता. So fine. शूटिंग मेथड का बेसिक आइडिया जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि भाई इनिशियली एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एक्स और वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास वाई की वैल्यू है. सिमिलरली एक पर्टिकुलर वैल्यू दूसरी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वाई पे हमारे पास फिर से सॉरी दूसरी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स पे वाई की वैल्यू है, ठीक है. सो मतलब वाई या जो फंक्शन जो हमें कैलकुलेट करना है वो दो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स पे अवेलेबल है. इसके हिसाब से हमें सोल्यूशन अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन का निकालना है. सो हम कैसे करते थे, हमने एज्यूम किया कि भाई y डैश मींस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को z मान लिया जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, पर ओके इसको हम एज ए गेस ट्रीट करेंगे. तो हमारी जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो बन जाएगी z डैश इज इक्वल टू f some function of x, y and z. It can be a function of x, y and z depending upon what is the differential equation. अब हमें दो कंडीशंस चाहिए x इक्वल टू a के लिए, बिकॉज अब हम एक सिंगल फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को टू फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में देख रहे हैं और उनको एक साथ सॉल्व करके हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालेंगे. तो एक तो हमें पता है कि भाई इनिशियल कंडीशन से हमें मिल जाएगी वैल्यू जो फंक्शन की वैल्यू से रिलेटेड है, और दूसरी हम गेस एज्यूम करेंगे कि भाई जेड ए जो है वो m1 है, फिर m1 वाज ए गेस. ये हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, तो ये मैं फटाफट से एक क्विक ओवरव्यू आपको देना चाह रहा हूँ बस. अब ये जो है m1 क्या है, दिस इज नथिंग बट रिप्रेजेंटिंग ए स्लोप एट x इक्वल टू a, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. सो दिस इज y डैश इक्वल टू z. पहली इक्वेशन हमारे पास ये है. नाउ दिस इज ए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. इसको सॉल्व करना है एक तो हमें, और दूसरी जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की वो ये है, मींस फर्स्ट ऑर्डर ही है, और उसकी जो कंडीशन है इनिशियल कंडीशन वो ये है, ठीक है. सो हम क्या कहते हैं कि भाई ठीक है वाई एक्स एट बी, अगर हम ये m1 लेके चलते हैं, इस स्लोप को लेके चलते हैं, तो वाई एक्स की वैल्यू आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं. जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि हम ह्यूम्स मेथड लेंगे क्योंकि वो थोड़ा बेहतर रिजल्ट देता है. आप यूलर मेथड भी ले सकते हैं और अपने आप से ट्राई कर सकते हैं कि यूलर मेथड लेते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, और बाकी मेथड्स कोई भी ले सकते हैं जैसे पॉलीगन मेथड था, और बाकी सारे भी मेथड्स हैं जो आपको इस किताब में मिल जाएंगे. तो जो भी मेथड से आप इसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, मान लीजिए आपको वाई एक्स एट बी के ऊपर b1 आता है. अगर b1 इक्वल टू b आता है तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन करेक्ट था, गेस सही था, एंड वी हैव अराइव्ड एट द डिजायर्ड सोल्यूशन. पर ऐसा संभव नहीं है हमेशा, क्योंकि गेस तो गेस होता है एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सही लगे, ठीक है. तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि अच्छा अगर ये बराबर नहीं है कोई बात नहीं, लेट अस गो विद द सेकंड गेस, ठीक है. और सेकंड गेस को लेके फिर से हम वाई एक्स निकालेंगे और इक्वल टू मान लीजिए वो आता है b2 के बराबर. अब तीसरा हम कहते हैं अच्छा वो भी b2 भी अगर b के बराबर नहीं आया, क्योंकि हमें आंसर क्या चाहिए, ये देखिए y ऑफ b किसके बराबर आना चाहिए, b के बराबर, ठीक है. यहाँ पे हमने लिखा हुआ है. तो अगर ये भी सही नहीं है तो मतलब वो भी ठीक नहीं था दूसरा गेस भी,
क्योंकि गैस इज नॉट गारंटी कि आपको मिलेगी चीज, ठीक है, इट्स जस्ट ए हिट एंड ट्रायल, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं कि चलो तीसरा गैस लेते हैं, बट वी कांट कीप ऑन गोइंग फॉर दिस। तो थोड़ा स्मार्ट तरीके से गैस हम करते हैं, ये मान के कि भाई ये आपका जो स्लोप है और जो फाइनल आंसर है वो दोनों लीनियरली डिपेंडेंट है एक दूसरे के। जस्ट एक ये भी एक अजम्पशन है, अजम्पशन ऑफ दिस मॉडल, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स वेल। अगर ये दोनों लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई M3 जो हमारा आना चाहिए तीसरा गेस, अगर हम इस तरह से लेते हैं, यहाँ पे हमने सिंपली लीनियर आई मीन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमने यूज करके किया है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x माइनस x1, है ना। आई होप यू रिमेंबर दैट, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1। I mean, I hope you remember. Okay, एक बारी मैं लिख ही देता हूँ because sometimes oral things doesn't clear. So this is the equation which we have used here: y minus y1 divided by x minus x1 is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1। आप थोड़ा दिमाग चला सकते हैं और देख सकते हैं कि ये हमने किस तरह से यहाँ पे लगाया होगा, ठीक है। खैर, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो इम्प्लीमेंटेशन को समझना कि किस तरह से हम ह्यूम्स मेथड का इस्तेमाल करके इसको समझ सकते हैं। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सो यू कैन राइट इट डाउन लाइक दैट। सिर्फ सिंप्लीफाई में हमने कुछ नहीं किया, माइनस कॉमन लेके दोनों में सिर्फ उल्टा कर दिया हमने इसको, b2 माइनस b ओवर b2 माइनस b1। सो यू कैन आई मीन यू कैन सिंप्लीफाई दिस, ठीक है। अब हम आते हैं काम की बात पे। ओके, एग्जाम्पल हम ये सॉल्व करना चाह रहे थे, ठीक है। अब मैं इस एग्जाम्पल को लेके आपको एक फ्लो चार्ट भी बनाया है मैंने, सो मैं उसको भी एक सेकेंड आपसे शेयर करता हूं पहले। लेट मी कम हियर टू द फ्लो चार्ट, क्योंकि ऐसे ये शॉर्टकट से समझना थोड़ा मुश्किल है इस प्रोग्राम को, और इम्प्लीमेंट करना भी थोड़ा सा ट्रिकी था, तो इसलिए हम जो है उसको उस दिन कर नहीं पाए थे टाइम के अभाव में। oh where is my flow chart यार। Flow chart is not in this equation, then where is it? यार तुम इसको पर, oh sorry, okay, the file actually has been saved in the previous day's rough work, I think, yeah, sorry for this। ये रहा हमारा फ्लो चार्ट। तो मैंने ये एक्चुअली फाइल ओवरराइट नहीं करी थी उसने, तो गड़बड़ यहाँ पे हो गया था, बट एनीवे फ्लो चार्ट इज देयर ऑलरेडी अवेलेबल विद मी। ओके, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, हियर इज अवर फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, हम समझेंगे कि प्रोग्राम प्लान कैसे करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, तो किस तरह से प्रोग्राम में हमने इंडिकेटर्स डालने हैं, उनके द्वारा प्रोग्राम को समझना है। तो यहाँ पे आई थिंक दिस वाज द स्लाइड वेयर वी वर टॉकिंग, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। तो ओके, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। तो पहले तो हम मैथमेटिकल फॉर्मलिज्म को उस न्यूमेरिकल मेथड के हिसाब से इस एग्जाम्पल के लिए रीफॉर्मुलेट करेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन है, सो ये हमारी अजम्पशन गया, ठीक है। एंड वी नो dz ओवर dx इज इक्वल टू 6x। ये कुछ हमारे पास सिचुएशन है, मींस हमारे पास इनिशियल पॉइंट, अब जितना भी हम मान लीजिए स्टेप साइज लेते हैं उसके हिसाब से हमारे पास n पॉइंट्स मान लीजिए बनते हैं। सो दीज आर रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट्स, ठीक है, जिनके ऊपर हमें फंक्शन की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो आपको थोड़ा पेन पेपर लेके ये होमवर्क करना पड़ेगा बिफोर यू गो टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। तो यहां पे हमें फंक्शन की वैल्यू पता है x नॉट पे, सो x नॉट मींस लेट अस से x नॉट इज x इक्वल टू 1 है वो, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू है ये हमें पता है।
विच इज 2 मीन्स, आई थिंक मैंने यहाँ पे डाला भी होगा, स्टेप साइज हमने h लिया है, सो मीन्स x इक्वल टू 1 के ऊपर y की वैल्यू हमें गिवन है 2। सिमिलरली फाइनल वैल्यू हमें पता है, बाउंड्री वैल्यूज मतलब x इक्वल टू 2 के ऊपर भी y की वैल्यू हमें पता है, विच इज 9, से फॉर एग्जाम्पल एज पर करंट सिचुएशन। तो हम क्या करेंगे, ह्यून्स मेथड हमने कहा सॉल्व करना है, ह्यून्स मेथड लेके। तो पहले हम इस इक्वेशन पे फोकस करते हैं, dz ओवर dx इक्वल टू 6x। ये कहां से आया, ओ जस्ट अ मिनट, पता नहीं पॉइंटर ठीक से चला कि नहीं, ओके। dz ओवर dx 6x, ये यहां से मिला आपको, ठीक है, क्योंकि ये z है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 6x के बराबर होगा। ह्यून्स मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो ह्यून्स मेथड में क्या था हमारा रिकर्सिव फार्मूला, ह्यून्स h मैंने यहाँ पे ह्यून्स के लिए रखा है। सो z की वैल्यू i प्लस 1 पे क्या आएगी, z की वैल्यू एट i प्लस h इंटू z डैश, यहाँ पे डेरिवेटिव ले रहा हूँ, ठीक है, मतलब हम डेरिवेटिव का एवरेज वैल्यू लेते हैं, i पे यहाँ पे डेरिवेटिव प्लस यहाँ पे डेरिवेटिव, दोनों डेरिवेटिव्स की एवरेज लेंगे, उससे हम फंक्शन को एस्टिमेट करते हैं। तो इससे हमें z की वैल्यू कहाँ पे मिल जाएगी, i प्लस 1 पे। तो शुरुआत के लिए हमें इनिशियल वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो ओके, एक तो z की इनिशियल वैल्यू चाहिए हमें, इनिशियल वैल्यू हम गैस से लेंगे। गैस क्या था कि भाई फंक्शन का स्लोप क्या था, है ना, इनिशियल गैस वो था, तो वो क्या होगा, z की इनिशियल वैल्यू, फर्स्ट z1 मान लीजिए, अगर हम सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे i इक्वल टू 1 से शुरू कर सकते हैं, हम 0 से नहीं करते। तो वो, और स्लोप कहां से आएगा, स्लोप हमें डायरेक्टली डिफाइंड है, स्लोप इन दिस पर्टिकुलर केस इज नथिंग बट 6x। अब हम इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली समझ रहे हैं चीजें, तो ध्यान दें, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम राइट हैंड साइड क्या है, उस हिसाब से ये चीजें हमारी चेंज करनी पड़ेंगी हमें नए प्रोग्राम के लिए। सो दिस इज गोइंग टू गिव अस z डैश xi इज इक्वल टू 6 इंटू xi, करेक्ट। किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे मुझे स्लोप निकालना है या z डैश की वैल्यू निकालनी है, दो स्लोप है यहाँ पे, ध्यान रखें, एक तो है y का स्लोप, उसको हम y डैश बोल देंगे, y डैश इज नथिंग बट z है, तो z इज इन इटसेल्फ अ स्लोप बट इट इज द स्लोप ऑफ y एज ए फंक्शन ऑफ x। दूसरा है z डैश विच इज एक्चुअली स्लोप ऑफ z एज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। सो मीन्स y एज ए फंक्शन ऑफ x का स्लोप जो है वो z है, और z एज ए फंक्शन ऑफ x का स्लोप हम कह रहे हैं z डैश है, जो कि हमें डिफाइंड है, विच इज नथिंग बट 6x फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, ठीक है। तो ये अगर हमें पता है स्लोप, तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास ह्यून्स मेथड से z एट i प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे आपने z की वैल्यू कुछ एज्यूम करी भी, मे बी से z1, तो यहाँ पे z i प्लस 1 आपको कहां से आएगा, इस इक्वेशन से। z i चाहिए, स्लोप चाहिए, स्लोप हमारे पास यहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा स्लोप इस इक्वेशन से, तो वो हमारे पास आ जाएगा। वंस वी हैव दिस वैल्यू value here, then we will proceed for the next one, then we will proceed for the next one and keep on going। तो उससे हमें नेक्स्ट पॉइंट पे z की वैल्यूज आती जाएंगी, ठीक है, क्लियर। सो इंप्लीमेंटेशन के लिए ये फॉर्मूलाज कहीं ना कहीं यूज होने वाले हैं, मैं जब फ्लो चार्ट आपके साथ शेयर करूंगा तो ये फॉर्मूलाज भी इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। वंस वी हैव z, हमारे पास अगर z आ जाता है, अब हमारे पास z i भी है, जो या तो इनिशियल गेस से आया था या प्रीवियस वैल्यू से आया होगा, ठीक है। तो जब आपके पास z i है और z i प्लस 1 भी है, ये हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया, z i हमारे पास ऑलरेडी था। सो जैसे जैसे से x1 पे हमें निकालना था, तो x1 के लिए हमारे पास z एट से, यहाँ थोड़ा इंडिसेस को कंफ्यूजन ना लें, मैं 0 बोल देता हूँ, यही इंडिसेस फॉलो करते हैं प्रोग्राम में, हम एक स्टेप बढ़ा लेंगे क्योंकि i इक्वल टू 0 से नहीं ले सकते। तो z हमारे पास z0 था, तो z1 हमारे पास कहां से आया, ये ह्यून्स फार्मूला, इस फार्मूला का इस्तेमाल करके, क्योंकि उसके लिए हमें सिर्फ z0 चाहिए था और ये सब तो अवेलेबल है ही हमारे पास, x की वैल्यू i प्लस 1 पुट कर देंगे तो अकॉर्डिंगली हमारे पास z डैश आ जाएगा, तो ये हमारे पास z1 आ जाएगा। z0 और z1 जब है तो हम यहां से y एट i प्लस 1 निकाल लेंगे,
देन वी विल गो फॉर नेक्स्ट स्टेप Z2। फिर हम Z2 निकालेंगे। Z2 के लिए मुझे Z1 चाहिए था, तो Z1 ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास। बाकी ये भी हम निकाल लेंगे, ठीक है? क्योंकि ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला से डिफाइन होते हैं Z डैश की वैल्यूज, तो वो भी आ जाएगा। तो हमारे पास Z2 आ गया, तो हम Y2 निकाल सकते हैं एंड सो ऑन। तो इस तरह से इटरेटिवली जब हम करेंगे, या इटरेटिवली तो नहीं बोलेंगे, रिकर्सिवली अगर हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप, प्रीवियस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप के लिए, तो हम y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं एंड फाइनली हम पहुंचेंगे कहां पे, y2 पे। अब हमारा, अच्छा देखिए Z1 जो है इनिशियल गेस होना था, ये है हमारा मैथमेटिकल फॉर्मलिज्म, मतलब थोड़ा प्रोग्राम के हिसाब से हमने इसको i और i की टर्म्स में लिख दिया। पर हमारा जो प्रोग्राम है उसमें सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, हमें प्लानिंग थोड़ी और वास्ट लेवल की करनी पड़ेगी, जो अभी आपको क्लियर होगी हमारे फ्लो चार्ट से। कैसे, मैं आपको फ्लो चार्ट पे चल के दिखाता हूं, ठीक है? तो आई होप आपकी स्क्रीन पे फ्लो चार्ट का टेक्स्ट जो है वो ठीक ठाक दिख जाएगा, विजिबल, उम्मीद करता हूं मैं। तो ठीक है, दिस इज कन्वेंशन की, अच्छा भाई शुरू करना है, स्टार्ट द प्रोग्राम। सबसे पहले तो हमें वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे, डिफाइन वेरिएबल्स, है ना, प्रोग्राम में। तो मैंने प्रोग्राम लिख दिया है, तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, पर मैं आपको वो एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने क्या क्या चीज करी थी। तो आप इस प्रोग्राम को समझिए ध्यान से, और अगर आप ये प्रोग्राम ध्यान से समझ लेते हो तो मुझे ये भरोसा है कि आप कोई भी प्रोग्राम प्लान कर सकते हो किसी भी प्रॉब्लम के हिसाब से। सबसे पहली चीज है, हमें वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। यहां पे आते हैं, सॉरी लेट मी कम हियर। तो वेरिएबल्स क्या क्या चाहिए हमें? एक तो हमें क्या चाहिए, एक्स के लिए वेरिएबल चाहिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एक्स की वैल्यूज हमें डिफाइन करनी होंगी। एक्स के लिए चाहिए, वाई के लिए वेरिएबल चाहिए, है ना, और z के लिए वेरिएबल चाहिए। ये सब सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स होंगे, और z डैश के लिए भी चाहिए, है ना, z डैश। तो ये सभी सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स हमें चाहिए होंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले स्टेप में यही करा है, देखो y, h मैंने यहाँ ह्यूम्स के लिए रख दिया सब्सक्रिप्ट, बट आप y भी ले सकते थे प्लेन, दैट इज फाइन। x के लिए सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल हमने किया, z और z d सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल हमें यही चाहिए। z d स्टैंड्स हियर फॉर डेरिवेटिव ऑफ z, ठीक है, ये जो आपका डेरिवेटिव z डैश हम ले रहे हैं। तो ये हमने पहले काम क्या करना है, फ्लो चार्ट के हिसाब से डिफाइन वेरिएबल्स कर दिए हमने डिफाइन। अभी आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम के हिसाब से आपको क्या चाहिए, कुछ एडिशनल चाहिए, तो वो सभी आपने इनिशियली डिफाइन करने हैं, ठीक है? वंस द वेरिएबल्स हैव बीन डिफाइंड, अब आपने जो जो बाउंड्री कंडीशंस आपको दी हैं, इनिशियल गेस आपने लेनी है, वो सब चीजें आपने डिफाइन करनी है। तो वो हमने कर दिया यहाँ पे, कहाँ पे, ये सारा जो प्रोग्राम का पोर्शन है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, ये सारे प्रोग्राम में हमने इनिशियल चीजें, जो बाउंड्री कंडीशंस की वैल्यूज हैं, देखिए एंटर द इनिशियल वैल्यू ऑफ x नॉट, ये हमने x1 में सेव कर दिया। पहली वैल्यू ऑफ x जो है वो इनिशियल होगी हमारी, ठीक है, xi। सिमिलरली कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, ये हमने डिफाइन कर दी बाउंड्री कंडीशंस। सिमिलरली फाइनल वैल्यू ऑफ x, कहां तक हमें जाना है, और कॉरस्पॉन्डिंग फाइनल वैल्यू ऑफ y हमने लिख लिया, स्टेप साइज डिफाइन कर दिया। और यहां पे आपकी जाती है इनिशियल गेस स्लोप के लिए, जो हम बोल रहे थे m, यहां पे हम इसको बोल रहे हैं zh, क्योंकि हमने कहा m क्या है, स्लोप, जो इस नोटेशन में, मतलब ये जो यहाँ पे जो नोटेशन में हम m1 m2 बोल रहे हैं ना, m1 m2 कुछ नहीं थे, सिर्फ स्लोप्स ही थे। इफ यू क्विकली हैव अ लुक एट दिस, m1 was nothing but y dash is nothing but z, तो इसलिए मैं उसको क्या कह रहा हूं, that is nothing but z1। तो z1 की जो वैल्यू है, हमने क्या कहा था, z1, तो z1 की वैल्यू जो है वो गेस, वो जो स्लोप की गेस है वो हमने लिया और उसको इसमें सेव कर दिया, zh, h फॉर ह्यून यहाँ पे 1। अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया है j, है ना, एक इंटीजर वेरिएबल j डिफाइन किया है। अब ये क्यों हमें चाहिए, ये मैं अभी नहीं बता रहा हूं आपको, फ्लो चार्ट पे चलते हैं और प्रोग्राम समझते हुए चलते हैं, फिर आपको जरूरत महसूस होगी कि j कहीं डिफाइन करना चाहिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि j क्यों किया है, अभी के लिए नहीं। यहाँ पे मैंने लिखा है वैसे j इक्वल टू 1 डिफाइन कीजिए, और i इक्वल टू, i तो हमें चाहिए क्योंकि हमें x में प्रोपेगेट करना है, x0, x1, x2, x3, तो इसलिए हमने i चाहिए था। j क्यों चाहिए,
ये अभी थोड़ी देर में क्लियर होगा। चलिए जे को भूल जाते हैं। तो अगर मेरा इनिशियल सभी चीजें डिफाइन हो गई, तो एक और मुझे प्रॉब्लम आ रहा था इस सॉफ्टवेयर के साथ, वो शायद इसका स्पेसिफिक दिक्कत था कि ये रिजल्ट्स ना हमारे फाइल में नहीं लिख रहा था। आई डोंट नो, सम अननोन रीजन दिस में भी बग विद दिस सॉफ्टवेयर, कभी लिख रहा है, किस कारण से नहीं लिख रहा है। इसलिए मैंने सारी आउटपुट्स जो है वो स्क्रीन पे ही टाइप करवाई हैं। सो हम जब भी प्रोग्राम रन करेंगे तो स्क्रीन पे हमें देखने को मिलेंगे ये वैल्यूज, आंसर जो भी हमें चाहिए होगा। मैं 3 कॉमा स्टार की बजाय स्टार कॉमा स्टार कर रहा हूँ, ठीक है। सो हमने पहले i इक्वल टू 1 लिया, और i इक्वल टू 1 को लेके मैंने सिर्फ इनिशियल वैल्यूज प्रिंट कर देगा ये स्क्रीन पे, है ना। i इक्वल टू 1 के लिए मेरा x1 क्या था और y1 क्या था, ये सिर्फ इनिशियल आएंगे इससे। अब हम चल पड़ते हैं x को नेक्स्ट स्टेप पे चल पड़े, xi प्लस 1 को डिफाइन कर दिया हमने, विच इज नथिंग बट xi प्लस h, सेम चीज जो हमने यहाँ पे दिखाई है, ठीक है। अब अगले पे चल पड़े, तो फिर हमें क्या डिफाइन करना था भाई, z डिफाइन कर देंगे। z कहां से आ जाएगा, नाउ यू कैन सी फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, तो z अगले z1 हमारे पास ऑलरेडी है जो गैस से आया है, z2 हमारे पास ह्यून्स फार्मूला से आ जाएगा। तो ये हम कर सकते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे कहा किया है, ये मैं दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला था x डिफाइन होने के बाद, ये देखिए z d एट 1, ये z डेरिवेटिव चाहिए ना मुझे, ह्यून्स फार्मूला के लिए डेरिवेटिव चाहिए थे, z d एट i प्लस z d एट i प्लस 1। आई होप यू कैन सी दिस, है ना। यहाँ पे ये मैं बोल रहा हूँ, ये मुझे चाहिए था, तो इसलिए मैं z d से डेरिवेटिव को सेव कर रहा हूँ। तो मैंने वहां पे 6x डायरेक्टली ना लेके डेरिवेटिव्स डिफाइन किए हैं, z d i जो है मेरा 6 इंटू x, और z d एट i प्लस 1 इज 6 इंटू x एट i प्लस 1, ठीक है। और वहां से मैंने ये देखो, ये हमारा ह्यून्स फॉर्मूला हमने लगा दिया यहाँ पे जेड एच के लिए। इफ यू कैन सी, जेड आई प्लस 1 इज इक्वल टू जेड आई प्लस एच इंटू ये सब आपका, ठीक है। तो ये सेम ही चीज है, इफ यू कैन चेक इट केयरफुली, ठीक है। सो ह्यून्स फॉर्मूला से जब हमारे पास z आ गया, तो z भी है, z एट i भी है हमारे पास, और z एट i प्लस 1 भी है, देन वी कैन डिफाइन y। सो दिस विल गिव अस ह्यून्स फॉर्मूला से y एट i प्लस 1, विच इज गोइंग टू बी yi प्लस h इंटू z एट i, क्योंकि ये इसका स्लोप्स थे, ठीक है। y के लिए जो स्लोप थे, m की जो हम बात कर रहे थे ना, तो z एट i प्लस z एट i प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यही हमने यहाँ पे इस लाइन में ये कर दिया, ह्यून्स फार्मूला से ये डिफाइन कर दिया। बस ये हो गया, तो हमें आगे बढ़ना है अगले स्टेप पे, और अगले स्टेप के लिए कंडीशन तो नहीं आ गया। अगर ये फाइल ओके, सो नेक्स्ट थिंग विच वी नीड टू चेक इज, जो हमारा x i प्लस 1 आया, क्या वो फाइनल वैल्यू ऑफ x से कम है? अगर ये कम है तो हमें उसको बढ़ाना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, और कब तक जाना है, जब तक कि हमारे पास फाइनल सोल्यूशन नहीं आ जाता है। मींस यहां से हम विजुअलाइज कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने x1 कैलकुलेट कर लिया, पर x1 इज लेस देन द फाइनल वैल्यू से x इक्वल टू b तक जाना है, मान लीजिए हमें, ठीक है। इस केस में 9x2 तक जाना है, ठीक है। तो अगर ये फाइनल वैल्यू नहीं पहुंची है, मींस वी नीड टू गो टू द नेक्स्ट वैल्यू and do the calculations and then to the next value। कब तक करते रहना है, जब तक हम फाइनल वैल्यू पे नहीं पहुंचते हैं। मींस
जब तक ये फाइनल वैल्यू से छोटा होगा तब तक आप इस सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम को रिपीट करते रहो, एक्स को बढ़ाते रहो, नेक्स्ट वैल्यूज पे वैल्यूज ऑफ वाई आई और जेड आई कैलकुलेट करते रहो। वंस यू रीच एट एक्स एफ, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, है ना। एक्स आई प्लस वन विल नॉट बी लेस देन एक्स एफ इन दैट केस। इसका मतलब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम सेटिस्फाई नहीं होगी, मतलब हम फाइनल वैल्यू पे हैं, मींस एक्स एफ पे हैं। तो हम चेक करेंगे कि जो फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स पे हमारी वाई की वैल्यू आई कोरस्पॉन्डिंग, मतलब वाई आई प्लस वन, वो क्या वाई एफ के बराबर है। और बराबर होने के लिए हम ये कहते हैं कि एग्जैक्टली बराबर ना भी हो, दोनों का डिफरेंस अगर एक टॉलरेंस वैल्यू से कम है, मान लीजिए वो 9 था और आपका न्यूमेरिकल सोल्यूशन 8.9999 आ जाता है, तो हम कहेंगे कि ठीक है यार, एक्सेप्टेबल है, वाई टू रिपीट अननेसेसरीली ऑल द स्टेप्स। तो हम कहेंगे कि अगर ये लेस, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक टॉलरेंस से कम है, तो हमारा आंसर ठीक आ गया है और रुक जाते हैं यहीं पे। यहां पे हमने मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि आंसर में भी लाइक 9.001 है ना, 9.001 इज ऑल्सो क्लोज टू 9। तो दोनों के डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है, एक केस में पॉजिटिव आएगा, एक केस में नेगेटिव आएगा। अदरवाइज अगर हम सिर्फ डिफरेंस ही लेते हैं, लेस देन करते हैं, तो वो कम में मान लो वो 5 भी है, 5 भी है, तो 5 विल ऑलवेज बी लेस देन 9। सो 5 व्हेन इट इज लेस देन 9, तो ये तो सेटिस्फाई हो जाएगी, वो बोलेगा यही करेक्ट आंसर है। नहीं ना, वो तो नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमने मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस लिया है, ठीक है। और ये पार्ट हमने प्रोग्राम में कहां पे किया है, डिफरेंस वाला, यू कम हियर। अच्छा, ये देखो यहां पे कि जब आपका ये पहला वाला एक्स फाइनल तक पहुंच, एक्स फाइनल से जब छोटा नहीं है एक्स आई, मतलब एक्स फाइनल के बराबर पहुंच गए आप, फिर बराबर पहुंच गए, फिर आपने डिफरेंस चेक किया, अगर ये लेस देन ए टॉलरेंस है, मतलब आंसर ठीक आ गया। गो टू 30, और 30 क्या है हमारे पास, कंटिन्यू, मतलब स्टॉप और एंड, मतलब प्रोग्राम बंद कर दीजिए, हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। पर जरूरी नहीं है कि हमारा जो गेस है वो सही हो। अगर गेस सही है नहीं है तो हम कहेंगे कि अच्छा j इक्वल टू 2। अच्छा, अभी हमने क्या कहा, j इक्वल टू 1 से शुरू किया था हमने, j इक्वल टू 1 से शुरू किया था, तो j तो कहीं बढ़ाया नहीं, तो j इक्वल टू 2 तो होगा नहीं। j इक्वल टू 2 नहीं हुआ तो मतलब क्या है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अब आप कहोगे जे लेने की आवश्यकता क्या थी, तो ये शॉर्टली थोड़ी देर में आपको क्लियर होगा, ठीक है। सो ये j इक्वल टू 2 नहीं होगा अभी, क्योंकि कहीं भी हमने j को बढ़ाया नहीं है बीच में, तो नहीं है। तो इसका मतलब, अच्छा हम क्या कहते हैं कि अच्छा ये जो मेरा फाइनल आंसर आया वाई आई प्लस वन, मतलब वही जो वाई बी जिसको हम बोल सकते हैं, क्या ये मेरे आंसर से y जो एक्चुअल वैल्यू थी बाउंड्री वैल्यू पे, x जो फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू होनी थी, इसे इस केस में y2 मान लीजिए, मेरा y2 जो है वो सपोज आए 6.2, तो कम हुआ। कम हुआ मतलब अब आप पीछे जाते हैं इस विजुअलाइजेशन पे, अगर ये कम आता है इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप मेरा लेस था। ये भी हो सकता है वो ज्यादा आए, अगर ये ज्यादा आता है तो स्लोप मतलब ज्यादा था, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन, इक्वल होता, अगर ये इक्वल होता तो मतलब फाइन, फिर तो फाइनल आंसर ही आ गया था, फिर तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर ये कम है तो क्या करना है, कम है मतलब स्लोप कम है तो स्लोप बढ़ा के काम करना है, और अगर ज्यादा है तो स्लोप कम करके काम करना है। यही चीज हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की ये ट्राई किया है यहाँ पे, ठीक है। मतलब इफ दिस इज लेस देन वाई एफ फाइनल आंसर, देन व्हाट इट डू, यस मान लीजिए कम है, इसका मतलब स्लोप वाज लेस। तो मैंने क्या करना है, क्योंकि हमें ये जो फाइनल फॉर्मूला आएगा इसमें मुझे ये जो गलत स्लोप से भी जो आंसर आया m1 के कोरस्पॉन्डिंग जो b1 था, इसको भी सेव करके रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे फाइनली एक स्मार्ट गैस लगानी है थर्ड स्लोप के लिए, ठीक है। सो m1 और b1 को सेव करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे यही किया है कि m1 को मैंने सेव कर दूंगा, मतलब z1 जो है, ये जो मेरा Z1 फर्स्ट गेस किस में सेव किया था मैंने, Z1 में, तो Z1 को मैंने किस में सेव कर दिया, A1 में, M1 में। पर फोर्ट्रन में M1 नहीं लूंगा क्योंकि वो इंटीजर वेरिएबल होता है, इसलिए मैंने
यहाँ पे लगाया है वो j इक्वल टू 2 तो नहीं होगा, तो अभी नहीं कर रहा हूँ j इक्वल टू 2 वाला एक्सप्लेन, है ना। ये पार्ट यहाँ पे किया है, देखो इफ yi इज लेस देन yf, तो क्या करना है, लेस देन आया मान लीजिए, तो मैंने m1 a1 को मैं m1 को a1 से लिख रहा हूं, क्योंकि m1 इंटीजर वेरिएबल हो जाता, गड़बड़ हो जाती। सो a1 मैंने पहला जो गैस लिया था रफ, उसको zh1 z उसको मैंने a1 में सेव कर दिया, और इस स्लोप को, क्योंकि ys लेस देन था, y जो था लेस देन था, जो आंसर कैलकुलेट करके आया, बाउंड्री वैल्यू जो चाहिए थी हमें उससे कम था, तो मतलब स्लोप बढ़ाना पड़ेगा, तो मैंने इसको 4 गुना बढ़ा दिया यहाँ पे। आप इसको 2 गुना भी बढ़ा सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। वही हम कह रहे हैं कि अच्छा स्लोप बढ़ा दिया, तो यहाँ पे हमने यही कहा, यहाँ मैंने 2 टाइम्स लिख दिया है, वहां पे 4 है, तो यू कैन ट्राई 2 टाइम 4 टाइम भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बढ़ाना ही है स्लोप, तो हमें पता नहीं है कितना बढ़ाना है, तो कुछ भी अपने हिसाब से बढ़ा दो, ठीक है। वेल, और फिर j को बढ़ा दो j इक्वल टू 1 से, एक मैंने इंडेक्स लगाया j लगाया ना, तो j को बढ़ा दो, यहाँ पे देखो ये j पहले 1 था, मतलब j इज सॉर्ट ऑफ जो हमने अनप्लान्ड गैस लिया था उसका एक इंडेक्स है, कि पहला गैस लिया था हमने, पर अब हमने दूसरा गैस ले लिया कि स्लोप हमने किसी रैंडम वैल्यू से बढ़ा दिया, या फिर अगर वो बड़ा है, वो मान लो बड़ा है, अगर ये छोटा नहीं होगा, लेस देन नहीं होगा, तो ग्रेटर होगा, क्योंकि इक्वल होता तो करेक्ट आंसर होता वो। अगर वो ग्रेटर है तो इसका मतलब स्लोप ज्यादा था, हमें स्लोप कम करने की आवश्यकता है। तो हमने क्या कहा कि चलो अच्छा पुरानी वैल्यूज को सेव कर लो, क्योंकि वो हमें चाहिए होंगी, और स्लोप को कम कर दो। अब कम करने का तरीका है दो, एक तो मेरा स्लोप मान लो मैंने 2 लिया था और मैं 1 ले लूं या 0 ले लूं। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि यार एक काम करते हैं, नेगेटिव ही कर देते हैं स्लोप को। पॉजिटिव स्लोप है तो उससे कम क्या होगा, मतलब दूसरा नेगेटिव ले लो, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक ये जस्ट टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, ये हमने अपनी प्लानिंग से, अपने दिमाग से करना है, सोच के करना है। तो मैंने नेगेटिव स्लोप ले लिया, ये देखो यहाँ पे हमने कहा कि चलो भाई ये स्लोप जो है वैल्यू सेव कर दो, और स्लोप को zi को माइनस zi कर दो, और j को इंक्रीमेंट कर दो, यही किया यहाँ पे देखो, z1 को माइनस z1, इनिशियल गैस को ही प्ले कर रहे हैं हम, बाकी वैल्यूज ऑफ z तो ह्यून फार्मूला से कैलकुलेट होंगी। एंड इफ, ठीक है, let me check if my recording is still okay fine. Actually last time when I was recording I did the more than half lecture, and then when I noticed final thing तो recording बीच में बंद ही हो गया था, and now I'm redoing it for you, so uh, please do attend this carefully. ठीक है, तो ये नया गैस ले लिया हमने, नया गैस लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, हमने क्या कर लिया, यहाँ पे आते हैं, हमने एक सेट में पहले गैस के साथ सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, मतलब यहां से लेके आगे तक जाके ये सारी वैल्यूज, एंड वी वेंट ऑल द वे अप टू एक्स बी, ये कर दिया था हमने, पर हमें देखा कि एक्स बी में वैल्यू या तो कम आई या बड़ी आई, इक्वल नहीं आई, तो मतलब सही नहीं था। अब हमने क्या कहा कि चलो नया गैस लेते हैं स्लोप का, तो इसका मतलब हमें फिर से शुरू से जाना पड़ेगा और सारी वैल्यूज नए स्लोप के साथ कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर। मतलब ये हो जाता है, तो कहां पे आओ, वापस आओ यहाँ पे, जे ओनली वंस मैंने इसलिए लिखा है कि जे को अब आपने चेंज नहीं करना है, जे ऊपर रख देना है लूप से। एक्चुअली मुझे एक ब्लॉक ऊपर डालना चाहिए था, पर मैंने ऐसे टाइम बचाने के लिए यहाँ डाल दिया, क्योंकि स्क्रीन पे स्पेस भी लिमिटेड था। तो आपने यहाँ पे आना है, और Z1 अब वो वाली गैस नहीं है जो हमने पहले लिया था, अब ये नई गैस आई यहाँ से Z1। अब इसको लेके i इक्वल टू 1, मतलब x0, x1, x3 से शुरू करेंगे, इन वैल्यूज को कैलकुलेट दोबारा करना है, ठीक है। तो प्रोग्राम में कहा किया गया है ये चीज, ये कर दिया हमने, देखो j इक्वल टू j+1। एक और चीज मैंने लगा दी है कि j इक्वल टू 3। मान लो हमारे 2 गैस होने के बाद तीसरा गैस भी फेल हो जाता है, कुछ गड़बड़ होती है, इसलिए मैंने j इक्वल टू 3 लगा दिया है कि अच्छा अगर j इक्वल टू 3 में भी काम ना हो तो हम लिख देंगे कि भाई आंसर हमारा नहीं मिल पा रहा है इन गैसेस से, आप दोबारा कुछ और गैसेस को लेकर ट्राई करो। ये बाद में मैं बताता हूं कि कहां किस तरह से ब्रांचिंग होगी, बट फाइन। पर क्योंकि अभी के लिए हमारा j इक्वल टू 3 नहीं होगा, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। नाउ यू हैव टू, मतलब ये होने के बाद ये पार्ट तो होगा नहीं, ये पार्ट होगा नहीं, तो सीधा गो टू 40 आ जाएगा, मतलब ये शुरू में जाने वाला जो एरो है
ये यहां से हमने किया गो टू 40, क्योंकि 40 कहां पे है आप आइए देखिए, 40 है यहाँ पे, और मैंने बोला था ना j इक्वल टू 1 ऊपर रख देना है, तो ये मैंने रख दिया है। देखो इसको इनिशियलाइज करेंगे तो j2 हो चुका होगा यहाँ आने के बाद। जब 40 पे यहाँ पे कंट्रोल आएगा तो j हमारा 2 हो चुका है, क्योंकि पहले स्लोप से काम नहीं हुआ और j को हमने इंक्रीमेंट कर दिया है और दूसरे स्लोप को अपडेट कर दिया है। अब ये j इक्वल टू 2 को लेके फिर से ये कैलकुलेशन करेगा प्रोग्राम, यही सब चीजें करेगा। फ्लो चार्ट में देखते हैं, मतलब ये j इक्वल टू 2 के साथ सेम चीजें करेगा। ये x फाइनल तक जाएगा, ठीक है। x फाइनल तक जाने के बाद फिर मेरा जो आंसर आया, अब देखेगा क्या ये टॉलरेंस से कम है, मतलब ये फाइनल आंसर के पास है जो एक्चुअल आंसर आना चाहिए था एनालिटिकल। अगर यस है, मतलब मान लो दूसरा गेस हमारा काम कर गया, दूसरा गेस काम कर गया तो ठीक है, अभी करेक्ट आंसर आ गया, खत्म, नथिंग टू डू, स्टॉप, करेक्ट। बट जरूरी नहीं है दूसरा गेस काम करे। हम कहते हैं अच्छा दूसरा गेस भी काम नहीं किया, फिर ये देखेगा क्या J2 है, तो अब क्या है, J तो 2 हो चुका है। अगर J2 हो चुका है तो हमें वो, अब तीसरा गेस हमें रैंडम नहीं लेना है, थर्ड गेस जो है हमें इस स्मार्ट फॉर्मूला के हिसाब से लेना है जो हमने यहां अपने थियोरेटिकल लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। तो यही हमने कहा, हमने किया यहाँ पे कि भाई अच्छा ये अब हम ये फॉर्मूला से करते हैं, तो ये हमने कहां पे किया, ये देखिए यहाँ पे हमारा आता है इफ j इक्वल टू 2 देन, अब J2 इस बारी ट्रू होगा तो ये पार्ट तब प्रोग्राम का एग्जीक्यूट होगा। मतलब ये फॉर्मूला हमने लगा दिया A3 M, मतलब M3 को मैं A3 से लिख रहा हूं क्योंकि वो इंटीजर वेरिएबल होता है M3। तो ये हमने नया वाला गेस लेके इसको कैलकुलेट किया। अब ये जब हो गया नया वाला तो मुझे क्या करना है, यहां पे देखो कि दूसरे बार भी जब हमने किया इसको तो भी मेरा फाइनल आंसर ठीक नहीं आया था। अब हम कहेंगे कि तीसरा गैस हम रैंडमली नहीं लेंगे, तीसरा गैस एक स्मार्ट गैस होगा, वो हमने कर दिया। अब उसके बाद फिर से भी वापस आओ और जो स्मार्ट गैस है उससे वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। ये करके पहले फ्लो चार्ट में समझाता हूं। ये करने के बाद आपको वापस जाना है ऊपर और अब ये नए गैस के साथ कैलकुलेशंस करनी है। सेम चीज यहां पे कैसे करना है भाई, j इक्वल टू 2, इफ लूप के अंदर से हम डायरेक्ट कंट्रोल शिफ्ट नहीं कर सकते हैं 40 के ऊपर, तो इसको पहले बंद करना है, ये कुछ रूल्स हैं फॉरट्रैन के। और फिर से दोबारा मैंने सेम ही कंडीशन लगा दी, इफ j इक्वल टू 2, तो j इक्वल टू ट्रू, तो ये तो कंडीशन ट्रू हो ही जाएगी, j2 ही है हमारा। उसके बाद फिर से कंट्रोल मेरा 40 पे जाएगा यहाँ पे, पर अब हमारा जो गेस है Z1, ये देखो Z1 जो है अब मेरा A3 है, मतलब नया वो जो स्लोप की जो इनिशियल गेस है, अब ये मेरी स्मार्टर गेस है। अब क्या करेगा कोड, सारी वैल्यूज लेके ये कैलकुलेशंस करेगा, ये कैलकुलेशंस करेगा और वापस आएगा। अब ये देखेगा कि क्या फाइनल वैल्यू ठीक है हमारी, अब तो ठीक आ जानी चाहिए क्योंकि हमने जो गेस है वो स्मार्ट गेस लगाया है। लेट मी चेक द रिकॉर्डिंग, ओके इट्स वर्किंग फाइन, ओके। तो ये फाइनली सही आ जाना चाहिए आंसर। अब हम कहते हैं कि अच्छा हो सकता है कि भाई ये भी कुछ ऐसा वियर्ड प्रॉब्लम हो कि उसमें कुछ भी करके ठीक ना हो, तो हम आगे चलेंगे और हम एक कंडीशन यहां पे देखेंगे कि अगर j इक्वल टू 3 हम करते हैं, j को कहीं इंक्रीमेंट कर देना है बीच में इसके बियॉन्ड, ठीक है। अगर वो 3 हो जाता है और फिर भी हमारा आंसर ठीक नहीं आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, फेल टू रीच एक्सेप्टेबल सोल्यूशन और स्टॉप, भाई प्रोग्राम बंद कर दो, इससे काम नहीं हुआ, कुछ आपको रीट्राई करना पड़ेगा। ये जस्ट एक, वैसे तो एक फॉर्मेलिटी है, पर कई बार ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जहां पे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो प्रोग्राम में एज ए प्रोग्रामर आपको ऐसे स्पेसिस रखने हैं कि कुछ भी अगर गड़बड़ हो तो आपका प्रोग्राम ये बता दे कि नहीं भाई काम ठीक नहीं हुआ है, ठीक है, यू नीड टू फिक्स अप द थिंग्स। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया है, देखो कहां पे किया है ये j इक्वल टू 3 ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। j इक्वल टू 3 है तो फेल टू रीच एन एक्सेप्टेबल सोल्यूशन एंड एंड इफ, और एंड इफ के बाद मतलब ये स्क्रीन पे लिख भी देगा ताकि आपको समझ आ जाए कि आंसर मेरा ठीक नहीं आया, कुछ गड़बड़ रह गई, ठीक है। कई बार क्या होता है, अदरवाइज लोग जो, मान लो आपने तो प्रोग्राम लिखा, किसी बंदे ने आपका प्रोग्राम सिर्फ यूज करना है, लिखना नहीं है, उसने खुद नहीं लिखा है, वो सिर्फ यूजर है आपके प्रोग्राम का, उसको नहीं पता कि क्या है। अगर आप ऐसे मैसेजेस नहीं डालोगे तो कुछ भी वैल्यू दे देगा, दैट पर्सन में थिंक दैट दीज वैल्यूज आर करेक्ट ऑल्दो दैट मे नॉट बी द सोल्यूशन। तो ये एक वार्निंग्स हैं किसी भी अननोन यूजर के लिए कि भाई आंसर ठीक नहीं है, आप इसको कुछ और करके ट्राई करिएगा, ठीक है।
तो ये, और यहां पे हम क्या कहेंगे कि अच्छा j इक्वल टू, पर हाँ कंट्रोल शिफ्ट बहुत जरूरी है, नोटिस करना आप इस प्रोग्राम में कंट्रोल शिफ्टिंग बहुत ध्यान से करी गई है। इफ j इक्वल टू 3 गो टू 30, मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये टाइप कर दे, अगर आप फिर यहां जाओगे, अगर ये नहीं डालोगे आप गो टू 30, मतलब एंड नहीं करोगे, तो क्या होगा, ये अगर मैं नहीं डालता तो ये सिर्फ स्क्रीन पे लिखता, पर फिर से वापस कहां चला जाता, गो टू 40, यहां चला जाता ऊपर, और करता ही रहता है कुछ ना कुछ। इसलिए मुझे क्या, मुझे इंश्योर करना है कि अच्छा जब सारा मेरा प्रोसेस एग्जॉस्ट हो गया तो मैं एंड में इसको ले जाऊं कंट्रोल को और प्रोग्राम बंद करवा दूं। ठीक है, तो मैं आपके पास ये प्रोग्राम भी शेयर कर दूंगा बाई मेल, ये जो पूरा प्रोग्राम मैंने लिखा है, आप इसको स्वयं दोबारा समझने की कोशिश करना और मेरा लेक्चर साथ में सुनने की कोशिश करना, साथ में सुनते रहना, तो आपको चीजें समझ आनी चाहिए। ठीक है, सो दैट्स इट आई थिंक, मतलब प्लान और प्रोग्राम मैंने सारा डिस्कस कर दिया कि कैसे क्या करना है। अब इसको रन करके देख लेते हैं हमारे एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, सो मैं इसको कंपाइल कर देता हूं, इट इज डन, एंड नाउ लेट मी जस्ट रन इट फॉर यू। तो इनिशियल कंडीशंस क्या थी हमारी, मैं आपको दिखा देता हूं ना, x इक्वल टू 1 पे y2 है और x इक्वल टू 2 पे y9 है, तो वही हम करेंगे, x इक्वल टू 1 पे y2 है और x इक्वल टू 2 पे y9 है, और डिपेंडिंग ऑन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, है ना। स्टेप साइज 0.5 ले लेते हैं। गेस, अब गेस कुछ भी ले सकते हो आप, लेट मी टेक गेस टू बी 3, गेस है कुछ भी ले लो। अब आप देखेंगे, अब हम बहुत सारी वैल्यूज आई आपकी। ठीक है, एक मिनट, लेट मी चेक, रिकॉर्डिंग इज ऑन, हाँ ठीक है। तो ये देखिए, गैस मैंने 3 लिया, अब आप बोलोगे अच्छा इतनी सारी क्या वैल्यूज हैं ये, तो मेरे पास 3 वैल्यूज आएंगी, 1 से 2 तक जाना है इन दी स्टेप्स ऑफ 0.5, तो मेरे पास क्या क्या वैल्यूज होंगी, लेट मी क्लियर ऑल दिस फ्रॉम द स्क्रीन। ये तो मेरा 1.0 होगा पहला, तो फिर मेरा 1.5 आएगा, तीसरी ही वैल्यू मेरी 2.0 आ जाएगी, है ना। तो 3 ही वैल्यूज के लिए कैलकुलेशंस होंगी। अगर मैं स्टेप साइज घटाता हूं तो आई मे हैव मोर वैल्यूज, इस केस में 3 ही है ताकि स्क्रीन पे विजुअलाइज करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो पहली जो 3 वैल्यूज हैं, यू कैन सी i इज इक्वल टू 1 2 3 किया होगा इसने, और y ये 2 तक आया। पहली जो 3 वैल्यूज हैं वो क्या है, पहली 3 वैल्यूज मेरी m1 गैस के लिए है, जो मैंने ये गैस लिया था, तो उससे मेरा आंसर आया 9.12, जो कि 9 से बड़ा है थोड़ा, मतलब स्लोप थोड़ा ज्यादा हुआ होगा। स्लोप थोड़ा ज्यादा हुआ होगा तो प्रोग्राम ने क्या करना है, अपने आप से ही क्या करेगा वो, एक तरीका हो सकता है कि आप मैन्युअली डिसाइड करो कि अच्छा ये वैल्यू मैं प्रिंट करा दूं, फिर मैं स्लोप मैन्युअली चेंज करूं, पर मैंने ये प्रोग्राम ऐसा बनाया कि यूजर को कम से कम एफर्ट्स करने पड़े, आपको ऑटोमेटिकली वो प्रोग्राम चेंज कर दे वैल्यू, है ना। तो जितना स्मार्टर प्रोग्राम आपको बनाना है उतने आपके एफर्ट एज ए प्रोग्रामर ज्यादा जाएंगे, जितना रॉ प्रोग्राम बनाओगे उतना एज ए प्रोग्रामर एफर्ट्स कम होंगे, पर हाँ यूजर को एफर्ट डालने पड़ेंगे, फिर लोग ऐसा प्रोग्राम प्रेफर नहीं कर सकते यूज करना जिसमें कि बहुत सारा उनको समझना पड़े, करना पड़े, तो ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली कर रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू थोड़ी ज्यादा हुई तो इसने क्या करना होगा, स्लोप घटाया होगा, इसने स्लोप घटाया होगा और फिर इसने नई कैलकुलेशन शुरू करी। देखो 1, ये तो इनिशियली वैल्यू आनी थी, ठीक है, दूसरी वैल्यू आई मेरी 1.5 विच इज नाउ 1.5 पे आई 1.4। अब आपको कैसे पता चलेगा स्लोप घटाया होगा, देखो पहले केस में 1.5 पे वैल्यू थी 4.4, तो अगर आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से लें स्लोप ज्यादा था, अब इसने कम किया होगा, तो दूसरी वैल्यू आप नोट करो 1.4 आई, देखो तो कम किया स्लोप इसने, तभी ये वैल्यू लोअर आई, है ना। पर इस केस में हमारा स्लोप इसने ज्यादा ही कम कर दिया क्योंकि हमने नेगेटिव कर दिया था ना स्लोप, तो फाइनल वैल्यू आई 3.12 विच इज वेरी वेरी लेस देन 9, पर आपने घबराना नहीं है, वेरी वेरी लेस देन 9। अब तीसरी गैस हमारी एक स्मार्ट गैस होगी बेस्ड अपॉन दीज 2 गैसेस, इन दोनों गैसेस का इस्तेमाल करके तीसरी गैस जो लगाई हमारे प्रोग्राम ने वो इस तरह से लगाई कि देखो हमारा फाइनल आंसर बिल्कुल सही आ गया, दिस मीन्स वी हैव बीन एबल टू ऑब्टेन द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब आप कह सकते हो कि अच्छा सर ये इनिशियल गैस तो 3 आपने बड़ा स्मार्ट लगा लिया होगा, पहले ही कैलकुलेशन कर ली होगी, नहीं, आप कुछ भी गैस ट्राई करके देखो। लेट मी ट्राई विद ए नेगेटिव स्लोप, पहला वाला स्लोप मान लो मैं नेगेटिव ले लेता हूं, तो हमने ये प्रोग्राम इस तरह से बनाया है कि आप कुछ भी गैस डालो तीसरे स्टेप में ये आंसर दे ही देगा मोस्ट ऑफ दी केसेस में। से 1 के ऊपर मेरा 2 था, 2 के ऊपर मेरा y9 था, स्टेप साइज 0.5 ही लेते हैं,
अब मैं लेता हूं, चलो इसको -1.0 ले लेता हूं, -1.0 ले लेता हूं स्लोप, कुछ भी रैंडम लिया, करेक्ट। अब भी आप देखें कि अच्छा ये शुरू किया, पहली वैल्यू आई 1.5.12 विच इज लोअर देन 9, फिर इसने शुरू किया, स्लोप बढ़ाया होगा, कुछ स्लोप बढ़ाया होगा तो कुछ कुछ करके 2.112 लाया होगा इसने, वट एवर विड बी द कंडीशंस, और फाइनली आप देखोगे कि y2 मेरा वैल्यू क्या आया, 9। सो यू कैन चेक कि भाई तीसरे गेस में हमारा वैल्यू ठीक आ जा रहा है, ठीक है। वेल सो इस तरह से आप ट्राई करके देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए। थोड़ा अब एक लास्ट ट्राई कर देता हूं बिफोर आई बाइंड अप द लेक्चर। एक लास्ट ट्राई करते हैं, बहुत थोड़ा स्मॉल स्टेप साइज के लिए, है ना। से 1 के लिए मैं 2 है, ये इनिशियल वैल्यूज डालनी पड़ती है, मैं ना 2 के लिए 9 एंड h में 0.2 ले लेता हूं, मान लीजिए 0.2 लेता हूं तो हमारे पास कितनी वैल्यूज आएंगी, देखो यहाँ पे ऐसी जस्ट एक आपको दिखा दूं कि कितनी वैल्यूज आनी चाहिए। 0.2 लेंगे तो 1 से 2 तक जाना है ना। सो फर्स्ट वैल्यू इज 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1 एंड 2.0। तो कितनी आएंगी, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज आएंगी आपकी, ठीक है, 6 वैल्यूज। तो देखते हैं, चलो स्लोप में अभी कुछ भी डालता हूं, आप बोलोगे अच्छा चलो मैं बहुत ज्यादा डाल देता हूं, 6.0 डाल देता हूं स्लोप, ठीक है। अब आप देखिए ये 6 वैल्यूज आई, देखो 1 से शुरू किया इसने, 6 पे 12 आया, ओवर एस्टिमेट हुआ वैल्यू, इसने स्लोप कम किया होगा, और फिर 6 पे बहुत ही कम वैल्यू आई, 9 की बजाय 0 के पॉइंट, दिस इज समथिंग लाइक 2 इंटू 10⁻², कम आई, फिर इसने थर्ड स्लोप थोड़ा स्मार्ट गैस से लिया होगा, एंड फाइनल आंसर केम आउट टू बी 9। So this is how we can solve any second order differential equation. आपके लिए मैं होमवर्क ये छोड़ दे रहा हूं कि भाई आपने एक तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, ये जो गिवन है आपको, इस प्रोग्राम का इस्तेमाल करके डिफरेंट डिफरेंट स्लोप ये वो के साथ प्ले करके देखिए। देन यू ट्राई टू पिक अप सम डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये जो आपको बुक मैंने रेकमेंड किया है ई बाला गुरुस्वामी का, इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस हो सकती हैं, दी हुई हैं वैसे, जैसे यहाँ 6x की बजाय मान लो कुछ और आंसर है, बाउंड्री कंडीशन कोई डिफरेंट है, पहले आप एनालिटिकली सॉल्व करके देखें आंसर्स, फिर आप उनके न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस निकाल के देखें। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इससे सॉल्व कर सकते होने चाहिए, न्यूमेरिकली सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। आई होप दैट क्लियर्स द पेंडिंग पार्ट ऑन माय एंड। मैंने कोशिश किया कि आपको ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक से समझा पाऊं। उस दिन हमारा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्लानिंग जानी थी, और हमें बहुत सारी चीजें, ये बियॉन्ड टेक्स्ट बुक हैं चीजें बहुत सारी इसमें जो गई हैं। तो टेक्स्ट बुक में तो आपको छोटा सा फॉर्मूला दे दिया गया है और एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जांपल जो एनालिटिकली आपको सॉल्व करना है वो दिखा दिया गया है। बट एज ए प्रोग्रामर आपको बहुत सारी चीजें देख के ब्रांचिंग करनी है, कहाँ से क्या कंडीशन किस तरह से लगानी है, तो वो प्लानिंग आपको डालनी पड़ेगी, और कभी कभी आपका कम समय में वो नहीं हो पाता। यू हैव टू सिट फॉर लॉन्गर एंड see all the permutations and combinations, and then you have to actually write down the code, ठीक है। तो ये आप ट्राई करिएगा, और बहुत सारी फिजिक्स की प्रॉब्लम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस में रिजल्ट करती हैं, तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करके देखिएगा। विद दिस आई थैंक यू, आई थैंक the organizers for their for giving me the chance to actually interact with you, और उम्मीद करते हैं भविष्य में मिलेंगे फिर से किसी इसी तरह के प्रोग्राम में, और कुछ नई चीजें सीखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है इस प्रोग्राम को समझते हुए, ये लेक्चर अटेंड करने के बाद, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। सर को मैं ईमेल दे पता है, वैसे मैं अपना मोबाइल नंबर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा सर के द्वारा, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, फील फ्री। सीखने वालों को हेल्प करने में मुझे बहुत खुशी होती है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी रूप में, और अपने जो भी डाउट्स हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लेके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। देन थैंक यू वेरी मच।